अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट ईयर के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में पिछले 10 सालों में रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स में। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है जिसके हम एमसीक्यूज देखे लगे हैं जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है 7 चैप्टर का। A set of numerical values assigned to a sample space is called random variable। ठीक है। अब ऐसी वैल्यूज जो सैम्पल स्पेस को नंबर असाइन करते हैं तो उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट आता है एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है, ये हमने जो है इसकी डेफिनेशन 6 चैप्टर में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी देखे हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है सम ऑफ रैंडम एरर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। सम ऑफ एरर्स इक्वल टू जीरो होता है इसमें, हमें पता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रैंडम नंबर्स आर जनरेटेड बाय 2 मेथड्स। ठीक है, इसके 2 मेथड है रैंडम नंबर को जनरेट करने के। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ द रैंडम नंबर्स हैव वाइडली एप्लीकेबिलिटी इन द सिमुलेशन मेथड एंड मोंटे कार्लो मेथड। ठीक है, ये इसके 2 टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती है, सिमुलेशन मेथड और मोंटे कार्लो मेथड। ठीक है, ये हमने अपनी बुक में भी पढ़ा हो तो बहुत इसमें आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 6 MCQ। अ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो नेम्ड एज चांस वेरिएबल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखो लाहौर बोर्ड में 2018 में आया हुआ है और मैं आपको बताती रही थी, साथ साथ मार्क करवाती थी कि रैंडम वेरिएबल को हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं। और रैंडम वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों तरह से हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। और अ कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 हमेशा। मैंने आपको कहा था आप होल इंटरवल पे जब इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को तो उसका जो है 1 आता है कंटिन्यूस के केस में। डिस्क्रीट के केस में आप होल इंटरवल पे सम करते हैं तो वो 1 आता है। ठीक है, कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है रैंडम नंबर्स आर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास टोटल, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 टू 9। लेकिन लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, तो 0 से 9 तक होते हैं हमारे पास चीजें। नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल अज्यूमिंग ओनली फाइनाइट। अब ये भी देखिए लाहौर बोर्ड में, फाइनाइट नंबर इज कॉल्ड डिस्क्रीट, यानी कि जो हम लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को काउंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। मतलब लाइफ टाइम ऑफ अ लाइट बल्ब, अब देखो कोई लाइफ टाइम बल्ब हमें नहीं पता कि कितने हैं, 5 साल चले, 10 साल चले, कितने दिन चले, कितने घंटे, कितने मिनट, इसलिए हमें ये डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूस वेरिएबल होगा जिसको हम मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है ये। नेक्स्ट, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू विद इन द इंटरवल। ठीक है। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो जो कि हर वैल्यू को इंटरवल की कंसीडर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। जो ईच एंड एवरी वैल्यू को लेता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट आता है वेरिएबल दैट कैन अज्यूम ओनली स्पेसिफिक वैल्यू को लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है। और कंटिन्यूस का मतलब होता है ईच एंड एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन, हम कहते हैं कंटिन्यूस। आपको ये मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि देखिए नंबर लाइन में 0 है, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पे लेट्स सपोज -1 -2, इसमें तो 1 चल रहा है, ये 2 1 2। अब मैंने ये होल नंबर 0 1 2 इनको काउंट करूंगी जो होल नंबर्स हैं, तो ये मेरा ईच एंड एवरी नंबर को नहीं मैं ले रही, होल नंबर्स को ले रही हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज को ले रही हूँ क्योंकि मेरे डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 के दरमियान में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है सारी वैल्यूज को ले रही हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट को, तो वो मेरा कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली अज्यूमिंग द वैल्यू विच आर काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल वैल्यू जो होती है वो हम डिस्क्रीट वेरिएबल में लेते हैं, मैं आपको क्लास में बार बार मार्क करवाती रही हूँ। इस तरह से आपने कहीं जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। डिस्क्राइब रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है एंड इट्स टाइप। रैंडम वेरिएबल whose values are determined by outcomes of a random experiment is called random variable। और random variable is also called chance variable भी कहते हैं उसको, या stochastic variable भी कहते हैं और सिंपली वेरिएट भी कहते हैं। ठीक है, इसके देखो कितने नाम है, इसको रैंडम वेरिएबल आर वी से भी लिखते हैं हम, अक्सर क्वेश्चंस में आपने देखा होगा आर भी लिखा होता है, और चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं और वेरिएट भी कहते हैं। ये तीनों एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो रैंडम वेरिएबल की नेम है। और ये 2019 में 2018 में लाहौर बोर्ड उसकी डेफिनेशन पूछी हुई है बार बार। तो उसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन और उसकी दोनों टाइप्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास व्हाट आर रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर क्या होते हैं। अब रैंडम नंबर हमारे पास होते हैं आर ऑब्टेन्ड बाय सम रैंडम प्रोसेस, यानी कि आपके पास एक तो रैंडम नंबर टेबल भी होता है या फिर आपको कैलकुलेटर से रैंडम प्रोसेस के थ्रू भी ले रहे होते हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करके भी ले रहे होते हैं। दीज नंबर्स आर अज्यूम्ड टू बी रैंडमली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द 0 टू लेके 9 तक, मतलब 0 to 9 नंबर होते हैं, तो 10 टोटल नंबर है इनको काउंट करें तो। और हर एक के आने के चांस इक्वल है, ईच हैव इक्वल चांसेस 1/10 ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये भी एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि रैंडम नंबर के आने के चांसेस क्या है, तो हर एक के रैंडम नंबर आने के चांसेस 1/10 होते हैं।
नेक्स्ट है इसके बाद हाउ रैंडम नंबर्स आर जनरेटेड, रैंडम नंबर को कैसे जनरेट करते हैं। अब रैंडम नंबर्स कैन बी जनरेटेड एज मैनुअली एज वेल एज मैकेनिकली, यानी कि मशीन से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। रैंडम नंबर टेबल कैन बी जनरेटेड मैनुअली बाय ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम नंबर कार्ड्स, द नंबर 0 to 9 आर रिटन ऑन स्लिप ऑफ पेपर, यानी कि ये बेसिकली जो रोटी मेथड के थ्रू, या जैसे कि आप देखते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स टीवी में होते हैं, कोई भी कुरानदाजी होती है या जीतो पाकिस्तान में जिस तरह से वो निकालते हैं, तो इस तरह से जो सारे नंबर निकाल रहे होते हैं वो हमारा बेसिकली रैंडम नंबर जनरेशन के थ्रू कर रहे होते हैं, इस तरह से शफलिंग एंड ड्रॉन रिकॉर्डेड एंड देन रिप्लेस बिफोर नेक्स्ट ड्रॉ। सिमिलरली रैंडम नंबर्स कैन बी जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ नंबर व्हील, यानी कि एक व्हील के अंदर सारे नंबर डाल के इसको घुमा के भी निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं, आप इसके पर्ची के थ्रू भी निकाल लेते हैं और इस तरह से भी होगी सारा। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स क्या है। एप्लीकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स हमारे पास है, अब इन चीजों को थोड़ा सा लाइटली से देख लीजिएगा जो, लेकिन ये रैंडम नंबर क्या है, रैंडम नंबर की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स की, और व्हाट आर रैंडम नंबर्स, रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल की दोनों टाइप, ये तीन डेफिनेशन मोर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाकी थोड़ी सी मतलब आप देख लीजिएगा बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर यहाँ से आप एप्लीकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स को देख लेना, किस किस जगह पे यूज होता है। रैंडम नंबर्स आर यूज टू सेलेक्ट सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन, या फिर सैंपल विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स। इसके अलावा दीज नंबर्स आर अप्लाइड टू मेनी प्रॉब्लम्स इन वेरियस साइंसेस। ठीक है, डिफरेंट जगह पे आप इसके यूज होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। आप दोनों, आपने दोनों याद रखनी रखी है, नीचे सेपरेट करके भी दी हुई है और यहाँ पे कंबाइन भी दी हुई है। तो discrete random variable कहता है random variable is called discrete random variable if it can assume finite or countably infinite number of values, या फिर कहते हैं random variable continuous call if it is can assume infinite or unlimited number of values। लिमिटेड और फाइनाइट काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, जो अनलिमिटेड हो, जो फाइनाइट होगा तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। इसके अलावा ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी तरीके से लिखी हुई है, आप वाले के बजाय ये भी डेफिनेशन कर लें। डिफाइन रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल को हम एक्चुअली नोट करते हैं। इफ इट कैन अज्यूम फाइनाइट, ये भी बेसिकली वही डेफिनेशन, इसके साथ एग्जांपल भी जरूर देंगे आपने। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अ लॉट, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स मोटर वे पर डे। ठीक है, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। अभी ये जो है इसके बाद डिफेक्टिव बल्ब आपके जगह कोई देखो, कोई जो फैक्ट्री है वो बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें जैसे 100 प्रोड्यूस किया तो कोई 2 या 3 वो होंगे ना खराब, डिफेक्टिव होंगे, बाकी सारे तो सही होंगे ना। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर जिसके साथ आ जाता है ना, हमारा वेरिएबल बन जाता है डिस्क्रीट, जहाँ पे भी हमारा नंबर लिखा जाता है साथ। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ मोटरवे पर मतलब मोटरवे पर डे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, जहाँ भी नंबर आ गया इसको तो हम काउंट कर सकते हैं उसको। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ बुक्स। कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या, कंटीन्यूअस वेरिएबल को भी हम एक्चुअली नोट करते हैं इफ इट कैन अज्यूम अनलिमिटेड वैल्यूज विद इन द गिवन रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ रूम, रेनफॉल रिकॉर्डेड एट अ हिल स्टेशन, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आपका जो है 7 चैप्टर रैंडम वेरिएबल तो कंप्लीट हो चुका है। उसमें बस थोड़ी सी आपने 3 डेफिनेशन कर लेनी है, मैंने आपको कहा है। एक तो आपके पास 3 ही 4 रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल्स की दोनों टाइप्स, और तो जो है इसके अलावा भी हमने देखा है रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स की भी कर लेंगे। ठीक है, इसको देख लेना ब्रीफली, कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाती है और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो रैंडम नंबर्स, रैंडम वेरिएबल और उसकी दोनों टाइप्स के पास, बाकी एमसीक्यू। तो हम आते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, कांस्टेंट के अज्यूम वैल्यूज फिक्स। ठीक है, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम जो है डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन नॉट बी लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। ग्रेटर देन जीरो तो हो सकता है ना, 1 तक जाना है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो वो लेस देन जीरो नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास है। एफ ऑफ एक्स इज द नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास नोटेशन किसकी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पी ऑफ एक्स कैन नॉट बी एक्सीड 1, 1 से एक्सीड ये वैल्यू नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास जो होती है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन है वो हमारे पास
उसकी प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अभी हम मैंने बताया था आपको 1 होता है, और इंटीग्रेशन कंटिन्यूस के केस में करते हैं तो उसका भी 1 बनना चाहता है। होल इंटरवल को इंटीग्रेट करें तो वो भी 1 बने, और डिस्क्रीट के केस में सम करें होल इंटरवल पे तो वो भी 1 आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन, किसके अंदर लाई करता है, 0 to 1। नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, 0 to 1 लाई करता है। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद आता है if a discrete and discrete probability distribution summation f of x is always 1, ठीक है, हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा किसके होता है। देखो ये डिफरेंट तरह से आ गया, रोटेशन की फॉर्म में भी लिख के बता दिया उन्होंने, और वैसे भी तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेस देन 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, 0 भी, ठीक है। टोटल एरिया अंडर, अभी देखो ये भी एमसीक्यूज पहले नोटेशंस की फॉर्म में लिखा हुआ था, अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डिफरेंट तरह से आ सकते हैं, देखिए चीजें रिपीट होंगी जब आप ये कर लेते हैं ना एमसीक्यूज, या आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया चैप्टर को, यहाँ से आपको बुक से भी पढ़ने में आसानी होगी। इसको आपने वीडियो को दोबारा देख लिया तो आपको मतलब जरूरत ही नहीं पड़नी दोबारा से कहीं एमसीक्यूज करने की, यहाँ से आसानी से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ऑफ अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमारे पास क्या होता है 1, ठीक है। कंटीन्यूअस के केस मैंने भी आपको बताया कि आपका टोटल एरिया या होल इंटरवल पे आप इंटीग्रेट करते हो तो वो भी क्या बनता है 1, होल इंटरवल पे हमेशा 1 बनता है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ से भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्लास में भी बताती नहीं हूँ कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबल से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। और कंटिन्यूस केस में देखेंगे आप टेबल से कभी भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। याद रखना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन भी और ग्राफ भी। टोटल एरिया अंडर द डेंसिटी कर्व इज ऑलवेज 1, ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज करके लेकिन वही चीज है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1.6 है, यानी कि मीन 6 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 6 निकालना है। तो बाय प्रॉपर्टी हम करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बन जाएगा, 5 बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। और 10 की एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन आपको पता है कॉन्स्टेंट ही होती है, तो यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1.6 को रखती हूँ, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 उसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा, आसान से। नेक्स्ट इसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 को देखते हैं हम। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 2 इज 5 हमारे पास आ जाएगा। देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट पे जो आप अप्लाई करते हो एक्सपेक्टेशन तो वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, और यहाँ भी जो इस केस में जो है रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी आपने देखा होगा इस तरह से बन जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू मीन। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा मैंने आपको कहा था मीन होता है, किसी भी चीज की आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं इट मीन्स आप उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ y is equal to x plus b then variance of y, वेरिएंस हम अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, तो ये वेरिएंस a जो कांस्टेंट पे होगा तो a स्क्वायर बाहर निकल आएगा, वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा तो वेरिएंस x बन जाएगा, और इस कांस्टेंट पे अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/10 एंड एक्स इक्वल टू 10 देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब आपने एक्स को और प्रोबेबिलिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। आपको पता है ना ये, इसको जब ओपन करते हैं तो बन जाता है समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब एक्स यहाँ पे आपके पास जो है 10 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1/10 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट होकर जस्ट आपका आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पर 18 में। नेक्स्ट इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19, वैल्यू ऑफ 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 10, कांस्टेंट पे आपकी अप्लाई होती है एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट ही रहता है। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 देन अरिथमेटिक मीन विल बी, हमारे पास क्या हो जाएगा 4। एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 है तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन भी 4, क्योंकि दोनों ही मीन होते हैं। वेरिएंस ऑफ, अब इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें पता है वेरिएंस के केस में हमारे पास जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट ये हमारे पास 4 बन जाएगा, वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा रैंडम वेरिएबल पे, और 5 जो कांस्टेंट है इसका जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ एक्स, जो 2 था वो 4 बन गया, वेरिएंस एक्स पे अप्लाई हो गया और कांस्टेंट वाला 0 हो जाएगा। इफ डी एंड बी आर कांस्टेंट एंड वाई इज अ रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब यहाँ पे हमें पता है वाई जो है वो रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेशन बी पे अप्लाई होकर बाहर आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई रह जाएगा प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास ये बन जाएगा बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई प्लस डी, ऐसा हो जाएगा।
क्योंकि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होती है, लेकिन वेरिएंस कांस्टेंट का क्या होता है, 0। नेक्स्ट आता है इसके बाद, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, वेरिएंस ऑफ वाई 5 है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल है, तो हमें पता है ये जब ओपन होंगे तो ये प्लस के फॉर्म में होंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। अब वेरिएंस ऑफ एक्स 3 है तो 3 प्लस 5 हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। लेट ए इज द कांस्टेंट, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में जब ये बाहर निकलता है तो जस्ट ए रहता है, ठीक है, ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रह जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगर ये वेरिएंस होता तो ए स्क्वायर बाहर निकल आता, साथ वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाता, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ए आ जाएगा। लेट एन ए एंड बी आर टू कांस्टेंट, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, देन दिस। अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा रैंडम वेरिएबल पे, बी कांस्टेंट है उस पर वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स ही आ जाएगा। इफ लेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन सॉल्यूशन पीएक्स इज 1, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 27 पे। इन केस in case of continuous variable the probability at specific value is positive, ठीक है, पॉजिटिव होगी हमारे पास वैल्यू कंटिन्यूस के केस में। स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड नहीं कर सकते कंटिन्यूस के केस में। इफ इन केस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, हमारे पास मतलब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की एग्जैक्ट पॉइंट की आप कंटिन्यूस के केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड नहीं करते, क्योंकि उसमें हमेशा रेंज ऑफ वैल्यूज आती है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कोई ना कोई वैल्यू आती है, ये यहाँ पे उन्होंने तो ये पूछा हुआ है ना कि प्रोबेबिलिटी एट स्पेसिफिक वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है आंसर, आंसर आपका जो है, ठीक है। अभी वो जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 1 तो हो सकता है यानी कि, लेकिन पॉजिटिव आंसर आता है आमतौर पे, ठीक है। ये आपने इसमें सबसे मोर अप्रोप्रिएट आंसर पॉजिटिव आना है। इफ ए एंड बी आर एनी टू कांस्टेंट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम तो इस पे एक्सपेक्टेशन आपकी ए एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स और बी आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये बार बार देखें रिपीट हो रहा है आपका ये वाला एमसीक्यू। एंड एनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स, किसके इक्वल होती है, मीन के। मैंने बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन। अब ये डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हुई है। फॉर रैंडम वेरिएबल वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास 4 है, तो वेरिएंस इसका क्या बन जाएगा, ये पता है 2 है तो बाहर निकल के 4 हो जाएगा, 4 वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जो 4 एक्स का वेरिएंस हमारे पास कांस्टेंट का वेरिएंस 0 हो जाएगा, तो 4 वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। 4 इंटू 4 आप करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आंसर आ जाएगा। इफ सी इज कांस्टेंट देन एक्सपेक्ट वैल्यू सी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होती है, इफ दिस एक्स और वाई है तो हमें सिंपल जो है एक्सपेक्टेशन ओपन करेंगे तो दोनों एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ वाई फॉर्म में ओपन हो जाता है, लेकिन 21 जो आया वाला बोर्ड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को हमने जस्ट सिंपल ऐड कर देना, 5 प्लस 3 हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये लोअर बोर्ड में आया, देखिए इसके बाद आता है वेरिएंस एक्स हमारे पास 4 हो, वाई 9 हो, तो वेरिएंस अब हमने इस पे अप्लाई करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब मैं ओपन करती हूँ 4 वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस, अब दूसरा वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं अपने वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू, हमारे पास है 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा, प्लस 9 वेरिएंस वाई की वैल्यू क्या है 9, 9 ऐड किया तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 25, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स होल्स के लिए एक्चुअली वेरिएंस के वेरिएंस कहलाता है, इसकी हम इसको हमने एक्सपेंड करना भी अपनी क्लास में सीखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास 35 एमसीक्यूज है। if x and y are two random variables then expected value of x minus y is equal to, हमारे पास इस तरह से हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है तो ये हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये वेरिएंस होता तो हमेशा पॉजिटिव बनता, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन है, सिंपल एक्स पे अप्लाई होगी वाई पे अप्लाई होगी, तो लेकिन लोअर बोर्ड में डिफरेंट सॉल्व में आएगा। एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट देन वेरिएंस ऑफ, अब देखो ये वेरिएंस जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन पूछ ली, यहाँ पे वेरिएंस पूछ रहे हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो के कह देंगे कि यहाँ पे भी माइनस आएगा, मैंने कहा वेरिएंस के दरमियान में कभी भी माइनस नहीं आता, नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा। ये बाय प्रॉपर्टीज है, हमने प्रॉपर्टीज में देखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी हमने यहाँ पे देखा था कि एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसको हम बार बार क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं, तो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है। इफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल्स देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, अभी हमें पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम सिंपल मल्टीप्लाई करके लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, इस तरह से ये ओपन होके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डिवीजन में भी नहीं आएगा, इस तरह से भी नहीं आएगा, इस तरह से आएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू, अब आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, और म्यू पे जब आपने अप्लाई किया तो म्यू का आंसर म्यू आ जाता है, ठीक है। म्यू यहाँ पे तरह से कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हो रहा है, कोई ना कोई वैल्यू है। अब इसको भी हम देखते हैं तो ये भी तरह से म्यू ही होता है ना, मीन, तो मीन माइनस मीन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज, हमारे पास बोथ बी और सी जो आंसर है ये इन जनरलाइज फॉर्म, और ये इसको एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। ये आ सकते हैं, और बोर्ड में 22 में पूछा हुआ है, ये भी नेक्स्ट 2022 में आया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास 41 MCQ, वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है ये हमारे पास, ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे स्केयर होता तो ये वेरिएंस बन जाता, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है। फैक्टर वैल्यू का इक्वल टू फिर जो है 6 तक वेरिएंस क्या होगा, अभी हमें इस तरह के फॉर्मूले में देखना है, तो क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस 2 का स्केयर, तो 6 माइनस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इस कांस्टेंट itself आ जाता है, वेरियस में अनचेंज बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। वेरियस में कोई चेंज नहीं आता, अगर आप उस ओरिजिन का मतलब है उसमें कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 9, देन वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू, ये ऊपर फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एक्सपेंड करते हैं आ जाएगा इस तरह से। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करते हैं, स्मॉल एफ ऑफ तो कुछ भी आ सकता है ना, वो मतलब डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन जब आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स करते हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है, कभी वो क्योंकि आपको पता है आप इसमें एक वैल्यू ऐड की, नेक्स्ट वैल्यू ऐड की, तो आपकी ऐड होके जो है ना बढ़ती जाती है वैल्यू, ठीक है। आपका हमेशा जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, या इस तरह से CF भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं। CF हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्योंकि इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करते जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक्स और उससे पिछले सारे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 2 के लिए निकालूं तो मैं कह दूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और उससे प्रीवियस सारी इसमें ऐड हो जाएंगी वैल्यू, इसी हम इसको कम्युलेटिव या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, यानी कि पिछली सारी वैल्यूज को ऐड करके बनता है, इसलिए हमेशा इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है। इंक्रीजिंग बिहेवियर के लिए इस तरह से कर्व बनता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ 5-6 देख लेते हैं, नेक्स्ट बाकी लेक्चर में देख लेंगे। व्हाट इज द व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये देखिए हॉवर्ड में 22 में आया हुआ है। A table consisting of all the values of random variables along with the corresponding probability is called probability distribution function. It is denoted by f(x) या फिर f(x) से denote करते हैं, यानी कि एक random variable आपके पास होता है, उसके सामने उसकी probability होती है, इसको हम कहते हैं probability distribution बनी होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक आपके पास random variable x आ जाता है और सामने उसकी probability या f(x) लिख लें या p(x) लिख लें, वो भी, ठीक है। इस तरह जब ये बन जाते हैं फॉर्म में हम इसको probability function देते हैं। या देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे जस्ट एक्स और ऐसा होता तो हम इसको कहते हैं, ये क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको हम कह सकते थे, हम इसको कहना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे यहाँ पे इंटरवल हो, क्लासेस हो, वो भी साथ आ सकती हैं, लेकिन अगर एक्स भी लेट्स सपोज मिड पॉइंट के साथ भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम इसको कहते हैं ये क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन क्या होता है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार 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 डिफरेंट बोर्ड्स में हर साल ही आती है। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कि हमने इसको पीछे भी देख चुके हैं, हमने जो 7 चैप्टर में भी देखे हैं, आप यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, कोई एक डेफिनेशन कर लें, लेकिन आ सकती है, देखिए 7 के थ्रू 8 के थ्रू है, तो वही डेफिनेशन ना। A random variable x is defined to be discrete random variable if it can assume finite or countable infinite number of values, for example number of defective verbs। देखिए पिछली वाली डेफिनेशन है बिल्कुल एक्सैक्ट, आप चाहे ये डेफिनेशन कर तो ली होगी आपने पिछले चैप्टर में, तो बस आपको यहाँ पे ये आती होगी। इसके अलावा है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बता दिया ना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अलोंग विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि देखिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हो, ये रैंडम वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं, इसके सामने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन भी कहते हैं, डिस्क्रीट वाले को मैस फंक्शन। लेट्स सपोज 3 कॉइंस आर टॉस्ड, उन्होंने कह दिया हमारे पास लेट एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग हमने रैंडम वेरिएबल बनाना है एक्स,
राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये नॉर्मल में वाइस में आएगा। हमने सबसे पहले एक्स को लिख लिया, हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स है, पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए। अब यहाँ पे हेड है उसको काउंट करते जाए, यहाँ 3 हेड है तो 3 आ जाएगा रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कोई भी रैंडम वेरिएबल एज है नहीं तो 0 आ जाएगा। इस तरह से करके पहले हमने आउटकम लिख लिया सारा और उसके पॉसिबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की बता दी। तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2 एंड 3। अच्छा है तो आप इसको यहाँ पे अगले जो स्टेप है यहाँ पे आपने रैंडम वेरिएबल एक्स को लिख लिया, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लें, ये भी आप स्टेप कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं हम, देखिए जैसे कि 0 यहाँ पे 1 टाइम आया, जैसे 1 कितनी टाइम आया, यहाँ पे 3 टाइम आया, और 2 भी यहाँ पे 3 टाइम आया, और 3 जो है वो 1 टाइम आया, इसको काउंट करें टोटल तो 8 बन जाएगा हमारे पास। अब ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये बन जाएगा 1/3, 3/3 हमारे पास करते हैं 3/8, सॉरी 1/8, 3/8, 3/8, इसके बाद 1/8। इस तरह से करके आपके पास सारी जो है प्रोबेबिलिटीज भी आती जाएगी। तो हमने इसका लिखना है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन चुकी है। ठीक है, पहले हमने रैंडम वेरिएबल बनाया और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीख लिया कि इस तरह से हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। What are the properties of probability density function? अब हमारे पास properties क्या होती हैं कि हमारे पास पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 नहीं होता। और हमेशा हम प्रोबेबिलिटी होल इंटरवल पे हम इंटीग्रेट करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अभी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा है ना, इसलिए उन्होंने इंटीग्रेशन वाला बताया है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होता तो हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं वो 1 की इक्वल होता है। इस तरह से आपने दोनों को बता दिया। डिस्क्रीट डिफाइन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्क्रीट को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, अभी ऊपर इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, अरेंजमेंट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट एंड वेरिएबल अलोंग विद इट्स कोरेस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा ईच प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 to 1 हमारे पास होती है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान में होती है प्रोबेबिलिटी हमेशा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होता है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1 थी तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है, और प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के दरमियान में होगी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी जो डिस्क्रीट की होती है उसको प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन कहते हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ क्लास में, डिस्क्रीट को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। ठीक है, और जो कंटिन्यूस के केस में उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ कहते हैं। डिस्क्रीट के केस में हमारा होता है प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, और कंटिन्यूस के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम पीडीएफ और उसको PMF, sorry. The probability mass function of a discrete random variable y describe the values of y and the probability associated with each variable y। ठीक है, या x कह लो, y कह लो, रैंडम वेरिएबल जो मर्जी। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, हमने अभी ऊपर देखी है दोबारा से कि हमारे पास ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये है, x आई 0 हो जाए तो रेंज ऑफ हमारे पास 0 to 1 है। सिंपल आप ये कह दें कि रेंज हमारे पास 0 to 1 होनी चाहिए, यहाँ से देख लें आप। ठीक है, रेंज हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होनी चाहिए। दूसरी वाली भी ये देख लें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होना चाहिए। तो यही आपकी जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक वो है प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे आपने देखना 0 से 1 के दरमियान में हमारी प्रोबेबिलिटी लाई करती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 9 और 10 तक देखते हैं हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अब ये भी देखिए ना, और बोर्ड में डिफरेंट बोर्ड्स में बार बार रिपीट हुआ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल with which can take values on the interval AB, then the possible probability density function PDF, इसको PDF भी कहते हैं, मैंने भी आपको बताया। फॉलोइंग है टू प्रॉपर्टीज, क्या होगा कि हमारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये देखना आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमेशा हमारे पास। तो जो है 0 से 1 के दरमियान में लाई करेगी वैल्यू, ये दो चीजें आपने देखनी है कि एक पॉजिटिव होगी वैल्यू और 0 से 1 के दरमियान में लाई करेगी। नेक्स्ट राइट आउट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव होगा रिजल्ट, और हमारे पास सम ऑफ इंटीग्रेट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी को तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। अब ये वाला देखिए पीछे भी आ चुका था, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो, तो चीजें रिपीट हो होती है, जब आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।